इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें मनुस्मृति को जलाई थी। और आप बिल्कुल ये नहीं पढ़ाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जाके धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि आप धर्म परिवर्तन के आप चौंक जाते हो। आप तो ब्राह्मणवाद सोच के लोग हो, तो आप धर्म परिवर्तन के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो। आप आर्टिकल 25 के खिलाफ हो। 1960s में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया है जिसमें नानी पालकीवाला जैसे वरिष्ठ वकील ने दक्षिण भारत की वो मंदिर की दलील की जो आर्ग्यू कर रहे थे टेम्पल एंट्री के खिलाफ। वहां पे हमारे दलित भाई बहन ने पूरी एक मूवमेंट चलाई कि हमें मंदिर के अंदर जाके गर्भगृह में हम हमारा प्रार्थना करना हमारा हक। वहां के मंदिर के लोगों ने कहा बिल्कुल आपको हक नहीं है। हमारा पूरा जो प्रथा है मनुस्मृति कहता है कि आप बिल्कुल गर्भगृह में न औरत आ सकती न दलित आ सकती। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि टू अलाउ दलित एंट्री इनटू द गर्भगृह द टेम्पल इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द ब्राह्मण्स। व्हाट कैन बी अ मोर अब्यूजिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 25 देन दैट। उसके बाद भंडवरी देवी जैसी औरत अगर राजस्थान में जब लड़ती है, संघर्ष करती है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, हिम्मत करके गांव में करती है कि बस चाइल्ड मैरिज के खिलाफ पूरी औरतों को खड़ी करती है, तो अक्सर जैसे औरत के साथ होता है हिंसा से, जेंडर वायलेंस से उनको रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो लड़ती कोर्ट में। और हाईकोर्ट जैसा, राजस्थान हाईकोर्ट जैसे जजेस इतना घटिया जजमेंट देते हैं ये कहते हुए कि एन अपर कास्ट मैन कैन नेवर रेप अ लोअर कास्ट। आई मीन इस तरह का हमारा व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था हमने 65 साल में हमने बना के रखी है। और आज के पत्रकारिता की मॉरल लेवल इतनी नीचे हो गई है कि उसकी हिम्मत ही नहीं है कि प्रशासन और व्यवस्था को वसूलन तौर पे क्वेश्चन करनी। वो मॉरल अथॉरिटी नहीं रही पत्रकारिता। बस एक स्टिंग से दूसरा स्टिंग, एक सेंसेशन से दूसरा सेंसेशन, कोई प्रोसेस को नहीं समझना, कोई इश्यू के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना। तो आज कौन डिबेट करेगा कि क्या हमारे वरिष्ठ न्यायालय राइट विंग की तरफ जा रहे हैं, क्या वो एंटी पुअर हो रहे हैं, क्या वो अर्बन पुअर के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं, क्या वो गरीब के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं, क्या कौन ये सब बैठ के एनालाइज करेगा? किसके पास वक्त है, किसके पास हिम्मत है? तो ये सब पूरे सूरत हाल में, ये पूरे मतलब देश के नक्शे में आप 2002 के बाद यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र से इतने करीबी साथी बैठे हुए हैं जो हमारे साथ संघर्ष में जुड़े हुए हैं, उनको मैं पूछूंगी धुले में जो हुआ 6 जनवरी को, जब 6 मुसलमान बच्चों को गोली से मार डाला, उसके पहले वाले धुले में 2008 में भी हिंसा हुई थी, अक्कलकुआं में भी हुई थी। महाराष्ट्र के कम से कम 7-8 जगह पे बहुत बुरी तरह हिंसा हुई और धुले में 2008 में कम से कम 40 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान। 40 किसने भरपाई की? 10-10 हजार दे दिया सरकार ने। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उस वक्त जब हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे सर्वाइवर्स के लिए, कि कई मुसलमान संगठन बीच में आ गए, बोले मत लड़ो, 10 हजार लेने दो, तो हिंसा रुकी नहीं है 2002 के बाद। ये जो कहना है कि 2002 पे कभी कभी श्री कुमार जी और हम बात करते हैं तो लगता है कि हमारे साथ में मिलकर संघर्ष करने की ये नतीजा है कि 117 लोग गुजरात के अंदर आज उम्र कैद की सजा भुगत रहे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी फकर की बात है। और बार बार मैं कहती हूँ ये हमारी जीत नहीं है, मगर उन लोगों की जीत है। 1000 के ऊपर हमारे चश्मदीद गवाह जो आज भी नरोडा पाटिया में रहकर, सरदारपुरा में रहकर, गुलबर्ग सोसाइटी को छोड़ के अहमदाबाद में रहकर आज भी कोर्ट में खड़े होकर गवाही दे रहे हैं बिना झिझक। नहीं, अगर बाकी लोग सिर्फ वो 2 लोगों को याद करेंगे जो हमको गाली गलौज करते हैं, जो फिर गए, मैं बोलती हूँ कि उनका नाम आप क्यों नहीं लेते हो जिन्होंने हमको संघर्ष तोड़ने का काम किया? आप क्यों नहीं वो 1000 के ऊपर चश्मदीद गवाहों को याद करते हो जिनकी वजह से 117 लोगों को पहली बार कौमी हिंसा को लेकर उम्र कैद की सजा दी। और मैं ये फकर के साथ कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत डिस्कशन किया हमारे सर्वाइवर्स के साथ और कहा कि हम उम्र कैद की मांग करेंगे, हम सजाए मौत की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वसूलन हम सजाए मौत में नहीं मांगते। और बहुत तकलीफ थी क्योंकि बहस
हुई, चर्चा भी हुई, मगर आखिरी उन्होंने बात सुनी। उन्होंने ये कहा, हम क्यों उनके लेवल पे अपने आप को गिराएं, हम उम्र कैद की मांग। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये कौमी हिंसा को लेकर देश में कभी नहीं हुआ कि 117 लोग, जिसमें एक मिनिस्टर भी रह चुकी हुई माया कोडनानी, सिटिंग एमएलए की सजा होती है, वीएचपी और बजरंग दल के बड़े बड़े लीडर की सजा होती है। मगर शर्म की बात है कि वो सफलता के बाद, गोधरा कांड के बाद 14 जिला में करने वाला जनसंहार करने वाला का मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री का सफल, इससे बड़ी शर्म की बात है। तो इस तरह का चल रहा हमारा, एक तरफ से जमीनी तौर पे हजारों जगह संघर्ष चल रहे हैं, न सिर्फ हमारे मगर बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक प्रशासनिक और पूरा एक ऊपरी वर्ग है, एक ऊपर से दबाव है कि जो हमारे मुल्क को, देश को एक अलग तरीके से लेना चाहते हैं। तो मैं मानती हूँ इस वजह से आज और कल का सम्मेलन, हम सब के साथ में करने की बातचीत, चर्चा, न सिर्फ मंच पे बात कर रहे थे, मेरा भी भाषण अब खत्म करूंगी, मगर आपका सुन के आगे हम 6-8 महीने 2 साल में कैसा काम कर सके, उसके ऊपर चर्चा करने की बहुत जरूरत है। न सिर्फ ये विधायक की मतलब इम्पोर्टेंस समझने का, न सिर्फ ये कैंपेन के बारे में समझने का, मगर हम किस तरह के भारत में आज जी रहे हैं, किस तरह के रिस्क है हमारे साथ, किस तरह हमको गिराने की कोशिश की जाएंगी, हमारे बीच में यूनिटी तोड़ने की कोशिश की जाएंगी, मगर फिर भी हमको आगे चलना ही है। और 2-3 टेक्निकल बात कह के मैं मेरी बात खत्म करूंगी कि हमारे संगठन और हमारी संस्था की व्यक्तिगत स्ट्रगल में एक नाम बार बार साथ में रहा है शुरू से, वो है सहमत का, दिल्ली में। और सहमत जिस तरह का मटेरियल प्रोड्यूस करता है एंटी कम्युनल का, उसको भी मतलब मधु प्रसाद हमारे साथी है, हमारी दोस्त भी है, हमारी बहन भी है, सहमत से जुड़ी हुई है। मगर सहमत से मैं एक संदेशा लेके आई हूँ कि जो भी मटेरियल वो प्रोड्यूस कर सके, वो भी वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है आपके लिए। और ये विधायक को लेकर, ये बिल को लेकर हमने ये सोचा था, और उस वक्त हमारे बुजुर्ग मौलाना साहब ने कहा था, तीस्ता आप 1 लाख की बात मत करो, कम से कम 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, पोस्ट कार्ड ये विधायक को लेकर। तो बाहर में 5000 पोस्ट कार्ड हम लेके आए हैं, वहां पे थप्पा लगा हुआ है प्रधानमंत्री के ऑफिस का। मैं चाहूंगी कि आप लोग 50-50 पैसा का ही पोस्ट कार्ड है, किस तरह के मैसेज लिखे जा सकते, वो भी सुझाव इस तौर पे है, आप उसको बदल कर सकते हैं। आप प्लीज उससे ले 2 पोस्ट कार्ड, 10 पोस्ट कार्ड, 200 पोस्ट कार्ड, मगर ढंग से आप अलग अलग लोगों के नाम से पोस्ट करवाएं ताकि हम हमारे 10 लाख की टारगेट तक पहुंच सके। और राय साहब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना वक्त दिया। उनका बहुत ये था कि मैं शुरुआत में बोलूं, मुझे बाद में बोलना चाहिए था एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी चर्चा में साथ। धन्यवाद तीस्ता जी। हम जितना सोचे थे उससे बहुत ज्यादा, बहुत साफगोई से, बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से, बहुत समझदारी से आपने न सिर्फ इस कानून की जरूरत को समझाया, बल्कि एक नए समाज को बनाने की जो जद्दोजहद है उसमें जो भी मोर्चे हैं, जो भी सवाल है, सारी चीजों को पर आपने बहुत मजबूती से अपनी बात कही। और ये बात साफ हो गई, ये जो कानून है ये संसद की मंशा नहीं है, इस मुल्क के 100 करोड़ जनता की मंशा है। इस कानून को संसद में बैठे हुए लोगों के दिमाग से ये नहीं पैदा हुआ, बल्कि संसद के बाहर सांप्रदायिकता के खिलाफ जो एक बड़ी लड़ाई में शामिल लोग हैं, उसके जो अगुआ दस्ता के लोग हैं, उनकी सोच और समझदारी के नतीजे के तौर पे यह कानून बना है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कुछ तरक्की पसंद, कुछ प्रगतिशील कानूनों को जनता के आंदोलन के जरिए संसद में पहुंचाया गया, उसी तरह से यह भी एक ऐसा कानून है। इलाहाबाद से जो फैसला होगा, इलाहाबाद का जो निर्णय होगा, इस सम्मेलन से जो आवाज निकलेगी, हम समझते हैं कि संसद में जो भी सही सुनते हो, सही समझने वाले लोग हैं या पार्टियां हैं, वो उस पर अमल करेगी, इस कानून के रूप में आएगा। हम मानते हैं कि कानून समाज को नहीं बदलता, कानून समाज के तमाम सवालों का हल नहीं देता,
लेकिन उस कानून के जरिए हम समाज की मंशा को जाहिर करने का काम करते हैं। तीस्ता जी को एक बार फिर धन्यवाद। दोस्तों, आज लंच के पहले 3-4 सत्र हैं छोटे छोटे, जिसमें हमारे कई वक्ता हैं। हमारे मंच पर कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं, कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं। मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत गौरव के साथ ये बताना चाहता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव अली जावेद साहब हमारे बुलावे पर, जो इस सम्मेलन के को ऑर्गेनाइजर हैं, जिनका संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ को ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। साथियों, कानून की जरूरत पर और कानून के सवाल पर फरमान भाई को बोलना है, लेकिन उसके पहले हमारे मंच पे हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं। अली जावेद साहब से गुजारिश है कि मंच पे आए। आरबी श्री कुमार, जिनको बहुत हौसले के साथ, जिनके बारे में तीस्ता जी ने बताया और कहा कि कुछ 2-4% वैसे ईमानदार और साहसी अफसर अभी भी समाज में मौजूद हैं, जो यह ऐलान करते हैं कि हम इस देश में कानून के गुलाम हो सकते हैं, संविधान के गुलाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ किसी मोदी, किसी अडवाणी के गुलाम हम नहीं हो सकते। हमको वही करना है जो हमारा देश का संविधान करेगा। मैं चाहूंगा कि आरबी श्री कुमार जी भी इस सम्मेलन की जरूरत पे संक्षेप में अपनी बात, आपको सत्र में बोलना ये अलग बात है, लेकिन इस उद्घाटन सत्र में अपनी बात संक्षेप। सभी को नमस्कार, आदाब। मैं अभी तक विंध्या पर्वत शिखरों के नीचे से दक्षिण से शायद मैं ही अकेला हूँ, तो वो थोड़ा तकलीफ होगा। इतना सुंदर, मनोहर, मनोरंजक उर्दू भाषा में बात करने के लिए मेरे पैसे ऐसे कुशलता नहीं है, फिर भी मैं एक मिश्र भाषा में बात करूंगा। आज का ये सम्मेलन का विशिष्ट अध्यक्ष तरीके यहाँ विराजमान है। एक कम्युनिस्ट सूफी तरीके मैं समझता हूँ, कम्युनिस्ट सूफी तरीके मशहूर कामरेड सिया साहब और आके जैन साहब, ये गुजरात और दूसरा जगह में कानून के लिए लड़त करते हैं। वो सभी जनरल और सोल्जर्स का फील्ड मार्शल तरीके यहाँ बैठी है वो तीस्ता मैडम और आनंद और अन्य साथियों। मैं एक मिश्र भाषा में बात करूंगा। जब इंदिरा गांधी के टाइम पर एक त्रिगुणा सेन तरीके हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो मिश्र भाषा 3 लैंग्वेज फार्मूला थे। मेरा था 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं, 5 लैंग्वेज फार्मूला भी हो सकते हैं, तो आप जमा करें। तो ये मेरे लिए एक अनुभव है और एक एक्सरसाइज भी है, एक अभ्यास है, क्योंकि आपको सामने एक उर्दू का शब्द भी उपयोग करके थोड़ा प्रेजेंटेशन करे, वो गलती हो तो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, घर में और कोई जगह में ये पूछने के लिए, ये बताने के लिए चांस नहीं है। गुजराती में बात कर सकता हूँ, हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, अच्छी तरह अंग्रेजी बात करता हूँ और मलयालम में बात करता हूँ। ये दामानाम तकलीफ है। तो अभी मुझे जो काम दिया है, ये कानून का जरूरत क्या है, कानून का चीफ मुद्दा क्या है, पॉइंट्स क्या है, वो तीस्ता मैडम ने आपके साथ रजूआत किया। अभी ये कानून का जरूरत का ज्यादा आवश्यकता क्यों आ गया, वो गुजरात रेट्स के बाद में। गुजरात अभी हमारा कोई भी चर्चा चलते हैं, ये भारत का एक परंपरा है, तो ये चर्चा में जितना आदमी भाग लेते हैं, उसका एक धार्मिक चर्चा है तो उसका एक प्रार्थना से शुरू होते हैं। तो मुझे लगते हैं ये मेरा एक प्रथा है, एक तरीका है। तो हम पब्लिक इश्यूज, सिटीजन तरीके जो चर्चा करते हैं, हम सिटीजन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रार्थना करना गुरु ग्रंथ साहब कुरान शरीफ तरीके
भगत के तरीके पूजा करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। उनका हमारा उद्देश्य क्या है, दर्शन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य हमारा प्रियाम्बल में लिखा है, आमुख में लिखा है। मैं वो एक प्रार्थना तरीके रजू करता हूँ। मीनिंग है we the people of India having solemnly resolved, it is a social contract, हम सभी मिलकर तय किया है that we will constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic India, and secular to its citizens, liberty and justice of various states, liberty, then equality, then fraternity, and dignity of human beings, and thereby ensure integrity and plurality of India. जब जब लोग ये आइडियल से, ये लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, ये हमारा नेशन सफर होते हैं। मैं इसमें हिंदू आतंकवादी भी है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट है। हिंदू फंडामेंटलिस्ट और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ये दोनों टर्मिनोलॉजी ये जर्नलिस्ट ने शुरू किया है, वो बिल्कुल गलत है। सचमुच सच्चा हिंदू फंडामेंटलिस्ट अहिंसावादी होगा, सच्चा मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वो प्रोफेट का लाइफ तरीके जीवन जीते हैं, वो अहिंसावादी ही होगा। क्योंकि कोई को तंग करने के लिए हम एक माता और एक पिता के साथ, ये पिता से आप लोगों को उत्पन्न किया है, आपको अलग अलग किया है, क्यों? आपको पहचान के लिए। ऐसे मेरा ट्रांसलेशन है, वो कुरान शरीफ में लिखा है, एकम सत्ता भदा वदंती अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ऐसे कुछ भी है, बुद्धिज्म में भी सिमिलर है। तो ये है हमारा बेसिक, इसमें मूल हिंदुत्व में, मूल हिंदू आदर्श में, मूल हिंदू दर्शन में, मूल इस्लामिक दर्शन में ये कॉन्स्टिट्यूशन का सभी प्रिंसिपल्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल्स है, इस पर कोई भी प्रिंसिपल ये मूल दर्शन से विरोध नहीं है। तो ये समझकर अब हम विचार करना चाहिए, जो आदमी कानून को मानते हैं, कानून को अमल करते हैं, वो बेसिकली वो सच्चा हिंदू होगा, सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा नागरिक होगा। वो एक नागरिक के तरीके पर ये लोगों को अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। और मेरा आइडेंटिटी एक मेल है, मैं एक ह्यूमन बीइंग है, बाद में एक मेल है, तीसरा रिलीजियस आइडेंटिटी अपकाश हिंदू होगा, लेकिन सिटीजन आइडेंटिटी है। सिटीजन आइडेंटिटी में बात करना चाहिए, अलग अलग आइडेंटिटी हो सकते हैं। और हिंदुस्तान म्यूजिक में रसिक तरीके उसका आनंद लेते हैं, तो सैकड़ों हिंदुस्तानी म्यूजिक का रसिक है। उसी तरह अलग अलग आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी में ये कोई भी प्यून से लेकर प्रणब मुखर्जी साहब तक उसका पावर और हकदार कैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिलते हैं, ये ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं। आई आर श्री कुमार hereby take oath that I will be loyal to the Constitution of India। वो मैं IPS में रिक्रूट हो गया 30 जुलाई 1971 में। वो हमारा वो प्रांगण में, वहाँ का नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर साहब ने हमको वो दिलवा दिया। वो रिटायरमेंट तक हमको लागू पड़ेगा। यही है मोदी साहब हो कोई हो, लेकिन ये पावर में आने के बाद इंडिया का बहुत दुखी सिचुएशन है। खुद का पॉलिटिकल फायदा के लिए, हिडन एजेंडा के लिए, वो गलत एजेंडा के लिए, एक गुप्त एजेंडा के लिए, पॉलिटिकल फायदा के लिए क्या करते हैं इन्होंने? अभी एक सिस्टम पूरा इंडिया में जो नालायक अधर्मी पॉलिटिशियंस अमल किया है, वो मेरा अनुभव है मोबोक्रेसी, माफियोक्रेसी एंड मनियोक्रेसी। ये गुजरात में जो हो गया ये कुछ नहीं, ये मोबोक्रेसी, मनियोक्रेसी और माफियोक्रेसी है। क्यों मोबोक्रेसी? मोदी साहब ने जो, मोदी साहब को पेंशन देते हैं, मोदी साहब ही बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ, पेंशन वहां से मिलते हैं। थैंक्स टू तीस्ता जी, केस 4 साल चला, सुप्रीम कोर्ट से पेंशन दिलवा दिया, 2.5 ईयर्स के बाद पेंशन मिला वो बात से। लेकिन उन्होंने उसका निमित्त बना फील्ड मार्शल ने बना है, ये इसको बताना पड़ेगा। वो मोदी साहब ने क्या किया, गोधरा बनाव बना, गोधरा इंसिडेंट बना, उसमें डाउटफुल है, लेकिन मुस्लिम अटैकिंग मूड में थे, वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं। उसमें क्या है, सडन कोरल है, एकदम जल्दी कोरल हो गया। बनाव के बारे में बताना, बाद में वो बनाव को पूरा बीजेपी का वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं का कौमी मनोभाव, कौन सी मन का भाव, वो मन का प्रेरणा को खड़ा करने के लिए उपयोग किया। अहमदाबाद जैसा सबसे दुनिया में भी सबसे कौमवादी एक शहर है, दुखी बात है, मैं भी अहमदाबाद में नजदीक रहता हूँ। वो शहर का लोगों के बीच में ये कौमी भावना भड़काने के लिए उन्होंने ये 54 डेड बॉडीज जो मरा है वो रेगुलर पोस्टमार्टम करने बिना अहमदाबाद में परेड किया।
किसने परेड किया है? बीएचपी ने परेड किया है। ये कायदा का वायलेशन है। ये एक्ट अभी पास होने से बहुत फायदा होगा, लेकिन एक्सिस्टिंग एक्ट के मुताबिक भी ऐसे बहुत वायलेशन किया। ये मोबोक्रेसी प्रैक्टिस किया। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी से इलेक्टेड होकर गवर्नमेंट आते हैं और मोबोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो शायद मैं तो जनरली मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी में मेंबर नहीं हूँ। अभी लेफ्ट पार्टी सिंगरूर में क्या किया, अब हर एक जगह में होते हैं। ये बहुत दुखी बात है। ये मोबोक्रेसी को उपयोग करके उसका प्राइवेट एजेंडा अमल करते हैं। बाद में माफियोक्रेसी, पुलिस में भी आप ऐसे समझिए, गुजरात पुलिस 100% मोदी भक्त बना था, अभी भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। हमारा रिकॉर्ड्स पुराना गुजरात पुलिस ऑफिसर करके मैं बोलता हूँ बहुत प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। उसमें सैल्यूट करने लायक प्रशंसनीय काम किया है वो गुजरात पुलिस का भाव तरीके। तो ये बदनाम करना बिल्कुल गलत है। जब राइट शुरू हो गया 28 फरवरी 2002, उसमें क्या पोजीशन था? गुजरात में 30 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, 30 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क में होते हैं। 4 कमिश्नरेट है और 26 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें रेलवे एरिया भी एक डिस्ट्रिक्ट समझते हैं। उसमें क्या हो गया, सचमुच 11 जगह में ऑफेंस हो गया है, बाकी जगह में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक बात में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नमाज कैसे करना है उसमें सालों से पुराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने लिखा है, उसको बदलने के लिए कोई फर्क करने के लिए कोई मौलवी के पावर नहीं है। उसी तरह हमारा पास हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिस जिस जगह ने इंप्लीमेंट किया वहां राइट्स कंट्रोल था। ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स में राइट्स कम था, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 0 किलिंग्स। प्लीज नोट, 0 किलिंग्स। ये कोई जादू से नहीं, उन्होंने इफेक्टिव एक्शन लिया। क्या करना चाहिए राइट्स, मैं तो पुलिस वाला तरीके बात करता हूँ। अभी ये राइट्स, अभी ये शहर में आज राइट्स शुरू होने से विदिन 2 hours आई कैन कंट्रोल इट, प्रोवाइडेड दैट पुलिस टोल्ड मी। इफ पुलिस इज नॉट लॉयल टू मी, आई विल अरेस्ट देम अंडर आईपीसी फॉर कनेवेंस विद राइट हैंड्स। आई एम वेरी सॉरी, हल्का के बिना बोलता हूँ। मैं 8 जिला में नौकरी किया, कांग्रेस का सरकार था, जनरली मुझे पोस्ट किया, लेकिन 7 महीने के ज्यादा मुझे एक जिला में बैठने नहीं देते। तो मिसेस बोलते रहे सभी खोलना जरूर नहीं है ना ये पैकेट, नहीं सभी खोलना जरूर नहीं, थोड़ा थोड़ा खोलो, क्योंकि अभी तो 5 महीने बालाजी जिला में 5 महीना क्योंकि उन्होंने कोई तंग नहीं किया, क्योंकि वो उनका प्राइवेट पॉलिसी अमल करना मांगते हैं। तो वहां क्या हो गया, ये 11 जिला में पीस था। ये 11 जिला में इफेक्टिव जो काम किया उसको बाद में मोदी साहब ने उसको चुन चुन कर तंग किया, चुन चुन कर साझा दिया, चुन चुन कर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चला। उसी तरह मैं उदाहरण बोलता हूँ 3 जगह। सूरत में पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, उसमें राइट्स में आपका आप 10 के लिए कितना मरा होगा, 300 आदमी मरा गया, 300। उसमें रेप करके उसमें वीडियो करके सभी को प्रचार कर दिया। लेकिन सूरत में ये 2002 इंसिडेंट के बाद सिर्फ 7 आदमी मरा, उसमें 3 आदमी ने स्टैबिंग में मरा। स्टैबिंग कोई पुलिस ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर सकते, वायलेंस में स्टैबिंग होते हैं। 4 आदमी सचमुच मोब वायरस में जरा मॉर्निंग इफेक्टिव एक्शन लिया। कैसे लिया, उन्होंने फायरिंग किया, 11 आदमी इंजर्ड था, 11 आदमी क्या हो गया, उसमें 10 हिंदू 1 मुस्लिम। अहमदाबाद सिटी में फायरिंग किया, उसमें 80% मुस्लिम मरा है पुलिस फायरिंग में। और राइट्स में भी ऑलमोस्ट 90% मुस्लिम मरा है, उसका अभी एक गले से उतरेगा नहीं। अब सोचिए, तो ये एक उदाहरण है। ये ऐसे 11 जिला में शांति रखा। उसमें एक राहुल शर्मा का बात किया, राहुल शर्मा ने उस समय से अच्छा काम किया। राहुल शर्मा भावनगर का एसपी थे, उन्होंने सबसे मैसेज पढ़ा, एक टोला 4,000 आदमियों का हिंदू बजरंग दल दुर्गा वाहिनी सभी का लोग एक मदरसा को ऊपर अटैक करने वाले जाते हैं और मदरसा जला देगा। उन्होंने खुद बाहर गया स्ट्राइक की फोर्स लेकर, एसपी बस ट्रेनिंग होते हैं। उन्होंने बोला आप अब चले जाइए, तो हम हिंदू लोग हैं, हमको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आया है, डेमोन्स्ट्रेशन बंद है, डेमोन्स्ट्रेशन में परमिशन दिया, चले जाओ। तो आप फायरिंग करेगा, आप मैं फायरिंग करूंगा। डायरेक्ट फायरिंग किया है, चेस्ट में फायरिंग किया है। कम्युनल राइट्स में इफेक्टिव एक्शन लेने के लिए परमिशन है। कम्युनल पीस तरीके एक सर्कुलर में क्लियर लिखा है। हमारा वहां का डीजीपी का एक पैम्फलेट है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और रेड्डी कमीशन रिकमेंडेशन में बता दिया है, और बाद में दिवे कमीशन रिकमेंडेशन में बता दिया। इसमें कोई पूरा सपोर्ट है, ये एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन लेते नहीं। वो सभी क्राउड भाग गया। टोटल भावनगर में कम्युनल राइट में कितना मरा, 4 आदमी मरा है, 4 आदमी प्रीवियस। बाद में शाम को डीजीपी मोदी साहब का ऑफिस से
मोदी साहब खुद नहीं होगा, मोदी साहब का ऑफिस है इनको फोन किया, क्यों राहुल शर्मा जी तुम्हारा जिले में ये पुलिस फायरिंग में ज्यादा हिंदू मरा है, बाकी जिलों में ऐसे नहीं है। राहुल शर्मा जी ने जवाब दिया, साहब हमारा पुलिस गोलियों को वो हिंदू मुसलमान पहचान के लिए कोई शक्ति नहीं है, तो उनका गलती नहीं। ये जसपाल का एक स्टोरी है, एक गधे का आत्मकथा। गधे का एक गधा एक अहमदाबाद में कम्युनल राइट वाला एरिया में घुस गया, तो मुसलमान एरिया सभी पकड़ गए, तुम गधा हो गधा हो, तुम मुसलमान हो हिंदू हो, वो कंफ्यूज हो गया, वहां से भाग गया हिंदू के एरिया। वहाँ हिंदू वाले सारे बोलो तुम हिंदू है मुसलमान है, तुम तो लाल भी लगाइए, लाल मुझे पता नहीं, कोई नालायक मेरे ऊपर लगाया वो तिलक, तो बोलो हिंदू है मुसलमान है। उस समय मुसलमान भी आ गया, बाद में दोनों ने किया। ये हम जिस लोग इसको मारना है, इसका कौम रिलीजन क्या है वो पता चलने के बाद मारेगा। हिंदू बोलने से मुसलमान मारेगा, मुसलमान बोलने से हिंदू मारेगा। वो बोले भाई लोगों तुमको हिंदू मुसलमान बन सकते हैं, मैं गधा हूँ, गधा ही रहूंगा, गधा कर मरूंगा। तो हम इंडिया के लोग ये गधा बनने से शायद इम्प्रूव होगा। बात किया अभी जो चर्चा है इसमें कैसे सिस्टमैटिक सबवर्शन, जस्टिस राहुल शर्मा को चार्जशीट दिया, बाकी लोग में जो सूरत में इफेक्टिव काम किया, ये ऑफिसर को अच्छा पोस्टिंग नहीं दिया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भागना पड़ा। ऐसा ही नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, जिस जगह में जो बीजेपी का लीडर्स ये राइट्स को सपोर्ट नहीं दिया, वो सभी को ओस्ट्रेसाइज कर दिया, उसका मतलब बहिष्कार किया, फेंक दिया, उसको राजनीतिक मृत्यु हो गया, पॉलिटिकल डेथ हो गया। फॉर एग्जाम्पल वहां था काशीराम राणा, बैकवर्ड कम्युनिटी लीडर, वो वेरी पावरफुल मैन, वो खुद मुझे बोला है साहब ने अच्छा काम करते हैं, हमने कर रहे नहीं लगा, सूरत का ट्रेडिशन नहीं है, वो आरएसएस का कुछ भी होगा, वो उसको पार्टी से निकाल किया, कोई पोजीशन नहीं, वो बहुत दुखी होकर मरा। पावर ये पॉलिटिशियन को जनरली एक विटामिन होते हैं, विटामिन विड्रॉ होने तो जल्दी मर जाते हैं, ये मेरा विटामिन विड्रॉ होना चाहिए। दूसरा क्या वो राजकोट में वल्लभ कतारिया, राजकोट में 3 डेथ है, वो ऑफिसर को भी तंग किया, उसको प्रमोशन दिया, वल्लभ कतारिया को टिकट नहीं दिया, और लास्ट है सुरेश मेहता, फॉर्मर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर थे, वो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वहां उनको निकाल कर दिया, सभी दुखा कर दिया। कच्छ में सीरो किली, कच्छ में कम्युनल एरिया है, मैं कच्छ का एसपी थे 1.5 years तक, तो ये सब ये लास्ट में एक पॉइंट बोलता हूँ, गुजरात राइट्स ए प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मोबिलाइज्ड, प्रिपेयर्ड एंड परपेट्रेटेड वायलेंस है, कम्युनल राइट है, एक जेनोसाइड है। इसमें 5 टाइप का गुनहगारों का मुलाकात है, कोलैबोरेशन है उनका वो क्या कौन है, प्लानर, हुई द प्लानर माननीय नरेंद्र मोदी साहब और मनोज में, और दूसरा कौन है ऑर्गेनाइजर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल का आरएसएस और संघ परिवार लीडर्स, हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस दिया है। तीसरा कौन है, तीसरा में कौन होते हैं, मोबिलाइजेशन, ग्राउंड लेवल में मोबिलाइज करना चाहिए। अभी ऑर्गेनाइज किया तो सफर साहब ने मोबिलाइज किया, नहीं तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइज करना तीसरा मैडम कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेकिन मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो मोबिलाइज निर्णय किया, उसमें आते हैं मायाबन कुदरानी। पहली बार तीसरा जी का एफर्ट से एक मोबिलाइजेशन को बंद किया, बाकी कोई को नहीं बंद किया। और तीसरा 14 कौन है, फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेटर बिना फैसिलिटेटर के वजह से मैं खड़ा हूँ, फैसिलिटेटर वैसे काय भी कराया हूँ, फैसिलिटेट करते हैं, ये मैं बोलता हूँ फैसिलिटेटर, एनेबलर, अबेटर, इसमें था पुलिस ऑफिसर्स, इसमें था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिस जगह में उन्होंने सपोर्ट किया फैसिलिटेटर। ये स्टैंडर्ड स्टडी है, कोई भी क्रिमिनोलॉजी का बुक में आप मिल सकते हैं। ये 5 टाइप ऑफ लास्ट परपेट्रेटर जो गलती करते हैं, उसमें क्या था 60% दलित है, सालों से दलित और मुसलमानों का संबंध इकोनॉमिक सिम्बियोसिस, हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इकोनॉमिक सिम्बियोसिस, परस्पर आश्रयत्व, संस्कृत से बोलते हैं परस्पर आश्रयत्व चलते हैं। ये बॉडी का स्किन निकालते हैं और ये बेचते हैं। ये 5 ग्रुपों का ज्यादातर हमारा 116 को सजा किया है, उसमें 1-2 आदमी के, महावीर गोदानी और 1-2 के बाकी सभी लास्ट कैटेगरी में आते हैं। फुट सोल्जर्स से सजा करने के नहीं फायदा होगा, ये तो प्लानर को ही अंदर भेज रहा है, दूसरा कोई फायदा नहीं। हुए तो बीजेपी 100% सीट ले करने दो, लेकिन जो अफेंडर को जेल में भेज रहा है
वो कितना भी महत्वशाली हो, इतना अच्छा वक्ता हो, ये अच्छा वक्ता होने से कोई चोरी किया अच्छा वक्ता है इसको छोड़ सकते हैं, कोई रेप किया इसको छोड़ सकते हैं, दूसरा कोई भी कायदा के राय से इंडिया मिल सकते हैं, कायदा के राय से हमको शांति से रह सकते हैं। विशुद्ध कुरान, भगवत गीता, उपनिषद, ऋग्वेदा, प्रस्थानत्रयम, our Bible will not save we can be saved only by the modern political system. This is my humble opinion, and I have submitted 9 affidavits running to 660 pages, and not a single sentence, including the spelling mistake, is challenged by Modi Sahab or his people. And had it been illegal, एक झूठ बोला तो मुझे फर्जरी केस में ले जा सकते थे। ऐसा आप शांति से सुना, बहुत खुशी का बात है। हम एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई हिंदू विदोस, लेकिन मैं रामायण का हिंदू नहीं हूँ और कास्ट हिंदू नहीं हूँ। कास्ट हिंदू एक श्लोक मना है, ये तीस्ता भी मना है, वो तो तीस्ता का मैं डरते नहीं। मेरा एक बोस को मैं डरता हूँ, मेरा पत्नी, वो साउथ इंडियन जनरली पत्नियों को डरता है। तो उन्होंने बोला वहां जाकर तीस्ता जी को तंगत करना, एक ही श्लोक पूरा 4 दिवस में बोल सकते हैं, मेरा तो ये नहीं होगा। तो इसमें ऐसे हैं, हिंदुइज्म का लास्ट वर्ड ऐसे हैं, ऐसे अष्टादश पुराणेषु वेदस्य वदनद्वयम् परोपकार में पुण्यम पाप में परमिटन। 18 पुराण में व्यास भगवान ने बोला है परोपकार करो, पापम परों को पीड़ा करना दे। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स में परदारेषु अमेध्यवत्, परदारेषु अमेध्यवत्, अमेध्य मीन्स ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन शिट। परदारेषु दूसरों का प्रॉपर्टी, एक क्लास देखा बहुत अच्छा लगा, मुझे देखा वो दे जाना चाहिए, वो उसको मैं अमेध्य समझना चाहिए, मेरा नहीं है। ये है जिहादे अकबर, मन में ये मुझे मेरा नहीं है, ये क्लास मेरा नहीं है। वो परद्रव्येषु अमेध्यवत्, परदारेषु मातृवत्, दूसरों का कोई भी औरत को अम्मा तरीके देखना चाहिए। वो एटीट्यूड से आपको खुद खराब नहीं रहेगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जीव जंतु में एक जानवर हो, अमीबा हो, एक वायरस हो, उसके अंदर का जो चैतन्य है वो चैतन्य और आपका अंदर का चैतन्य है, प्रणव मुखर्जी का अंदर चैतन्य है, दाऊद इब्राहिम के अंदर का चैतन्य एक ही है, उभरना चाहिए। योम पश्यति सा पंडिता, योम पश्यति सा पंडिता, योग इसलिए पश्यति देखने वाला, सा सच्चा पंडिता, यो दिस इज हिंदुइज्म complete. This is the similar thing I can quote. If I go and quote, I will thrown out here. I will ticket is not received by retreat. Afterwards, I should not trust his passion. That is Modi is already trusting. Yoga samasta subhana bhavantu. Al-haq. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. साथियों, आरपी श्री कुमार जी, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, डीजीपी गुजरात। और जिस हौसले का इन्होंने परिचय दिया है, इनके ऊपर तालियों की बारिश होनी चाहिए इस मंच से। और मैं इस खतरे की तरफ भी आगाह कर दूं कि जिस मोदी साहब के बारे में बताया, उनके खूनी दस्ते का जो कमांडर है अमित शाह, उत्तर प्रदेश की सियासत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को करने और सांप्रदायिक हिंसा को सिलसिलेवार करने की कोशिश में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के वो प्रभारी हैं। उन्होंने अयोध्या को केंद्र करके 84 कोसी परिक्रमा के जरिए एक बार बहराइच, फैजाबाद, गोंडा में दंगा फैलाने की कोशिश किया। उसके बाद जब वहां सफल नहीं हुए पूरी तरह, तो मुजफ्फरपुर को उन्होंने अपना, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, इन जिलों को अपना निशाना बनाया, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। तो हमें नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डीजीपी हमको मिलेगा, कोई ऐसी सरकार मिलेगी, क्योंकि मौजूदा सरकार के गले में दंगों का पूरा हार पहनाया हुआ। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर और ये शामली और इसकी बात नहीं है, प्रतापगढ़ से लेकर और फैजाबाद से लेकर कम से कम 20 ऐसे सांप्रदायिक दंगे हैं जिसमें अल्पसंख्यक की न सिर्फ हत्या हुई है, बल्कि गांव के गांव जलाए गए हैं। पुलिस और वहां के जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में दंगा किया गया, उनकी जानकारी में दंगा किया गया है।
तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, यहाँ भी हमारे पास ऐसा सरकार और ऐसा डीजीपी नहीं है। हमको अपने बीच से किसी आरबी श्री कुमार को पैदा करना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि शाम को संगीत का भी कार्यक्रम है, जिसमें महमूद खान, रफी खान साहब और साबिर हुसैन साहब का सारंगी, शास्त्रीय और सूफियाना कलाम पेश करेंगे। यह भी बता दूं कि ये जो पोस्ट कार्ड बटा है उसमें एक सुझाव के तौर पर 3 बातें लिखने के लिए कहा गया, लेकिन यह आपकी आजादी है कि आप जो इससे मिलता जुलता या अपनी बात अपने तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात है कि बार बार राज्य के कुछ अंगों की मिली भगत की वजह से घटने वाले शर्मनाक सामूहिक अपराधों पर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरी मांग है, हम मांग करते हैं कि आपकी सरकार 9 साल पहले किए हुए वचन को निभाए। और आखिरी बात यह है कि हम मांग करते हैं कि सांप्रदायिक और एक समूह लक्षी हिंसा प्रतिबंधक न्याय और पुनर्वास तक पहुंच विधेयक, जिसपे तीस्ता जी ने बहुत विस्तार से और गहराई से अपनी बात रखी, को बिना किसी देरी के राज्यसभा के पटल पे रखा जाए। आपका रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है और हमारी जरूरत है कि हम लोग पोस्ट कार्ड जिनके पास मिला और जो पोस्ट कार्ड 50 पैसे में है, एक पोस्ट कार्ड से लेकर 100 पोस्ट कार्ड और जितना चाहे खरीद कर उसको भिजवाने का काम करें, ताकि 5 लाख पोस्ट कार्ड का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखकर अपने वक्ता लोगों को गुजारिश करूंगा। फरमान भाई बोलेंगे इस कानून के कानूनी पहलू पर, उसकी जरूरत पर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1984 के सबक, जिसपे हमारे प्रोफेसर अली जावेद साहब बोलेंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम मोदी और भाजपा और संघ परिवार की बात करते हैं और कांग्रेस बहुत अपने को सुरक्षित महसूस करती है, और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक हिंसा के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी कहीं से कम नहीं है। चाहे वो सिखों का नरसंहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दंगों में घसीटे जाने की बात हो, जगह जगह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं और उसे कहीं से भी बरी करने का कोई मौका और कोई जरूरत नहीं है। तो 84 के सबक पे ये सारे सवाल आएंगे। फिलहाल मैं अपने बहुत ही प्रतिष्ठित और आदरणीय फरमान भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस कानून पर, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और आपने बहुत सारे जनहित याचिकाएं, और खास तौर पे याद दिला दूं कि ये जो बाबा है गोरखपुर का, उस पे लगाने वाली जो जनहित याचिका थी वो आप ही की हुई है। और अभी जो निमेश कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का जो की जनहित याचिका चल रही है, जिसमें कि मुस्लिम नौजवानों को आतंकी आरोपों में फर्जी तरीके से फंसाया गया, जिसमें खालिद मुजाहिद की मौत भी हुई अभी, उसकी भी जनहित याचिका फरमान भाई देख रहे हैं। आइए। जियाउल हक साहब मेरे बहुत पुराने हम लोगों के करम फरमा रहे हैं, रवि किरण जैन साहब, अली जावेद साहब, जावेद आनंद साहब, मालेगांव से आए हुए हमारे गेस्ट श्री कुमार जी, रंजना कक्कड़ जी, मेरे दोस्त अजीज दोस्त कासमी साहब, बड़े भाई अमीर भाई तीस्ता जी, और सामने बैठे हुए तीस्ता शीतलवार साहब, मोहतरमा तीस्ता शीतलवार साहबा के बोलने के बाद और श्री कुमार जी का स्पीच के बाद मैं नहीं समझता कि मुझे ये बोलना कैसे, मैं क्या बताऊं कि इस कानून की क्यों जरूरत है, इसलिए कि सारी बातें तो सबके सामने आ चुकी इन दोनों आदमी के स्पीचेस के बाद। लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें जो मेरे जहन में आती हैं वो ये, जैसे तीस्ता जी ने अपनी स्पीच में एक बात कही कि साहब ग्रुप के ऊपर जो इस एक्ट में आया है, ग्रुप के ऊपर काफी डिस्क्रिप्शन सेक्शन 2E जो है इस एक्ट का, इस बिल का, उसमें ग्रुप के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है और ग्रुप के ऊपर लोगों का बड़ा जिसको कहना चाहिए विवाद है, और वो उसी को लेकर के इवन एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और हम लोगों के प्रोफेशन से वकील भी हैं, वो अरुण जेटली साहब, उन्होंने इसी के ऊपर पूरा कई आर्टिकल्स निकाले और उन्होंने लोगों के अंदर एक फीलिंग ये पैदा की कि साहब ये एक्ट जो है ये ग्रुप की वजह से, ग्रुप को इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि लोगों के भ्रांति ये पैदा की कि साहब ये मुसलमानों के लिए ही है खाली। और आज आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से कहीं भी सोसाइटी में जाइए, आप बात कीजिए,
तो ऐसा लगेगा जैसे कि इस एक्ट को ऐसे कुछ बनाया गया है कि इसका फायदा मुसलमानों को मिलेगा और हिंदुओं को इसका नुकसान होगा। और इसमें हमारे अरुण जेटली साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उसको आर्टिकल को लिखा और लिखने के बाद उसको पब्लिसाइज किया और हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ, कई जगह मैंने उसको पढ़ा। लेकिन ग्रुप की डेफिनेशन जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक सेकंड आपका लूंगा। ग्रुप सेक्शन 3E है, क्या कहता है ग्रुप के, क्या मतलब? ग्रुप मीन्स ए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट in the Union of India or scheduled castes and scheduled tribes within the meaning of clause 24 and 25 of article 366 of the Constitution of India। पता नहीं कहां से लोगों ने इस बात को एज्यूम कर लिया बगैर पढ़े हुए कि साहब इस ग्रुप का मतलब है कि मुस्लिम्स विक्टिम है और हिंदूज अटैकर्स, और इसी को लेकर के एक जबरदस्त मूवमेंट चलाया गया, ये झूठा मूवमेंट। जबकि इसको अगर देखा जाए तो ग्रुप मीन्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अभी लेटेस्ट एक केस है दलित में आदिवासी, अभी एक लेटेस्ट है, उमेश भाई को भी पता होगा, एक लेटेस्ट केस अभी आया है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का, 2013 का है जजमेंट, जिसमें इशू ये रेज हुआ कि साहब डीएवी कॉलेज के जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसमें महाराष्ट्र में ये डिस्प्यूट उठा, वो माइनॉरिटी में अपना उन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया था। उस रिकॉग्निशन को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने उसको पिटीशन उनकी खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि साहब जिस स्टेट में आप अगर मराठी स्टेट में हैं और वहां पे आप हिंदी बोलने वाले कम हैं तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे वहां पे। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो तो होंगे आप हिंदू, लेकिन चूंकि वहां मराठी लोगों का डोमिनेशन है और वहां पे आप एज ए हिंदी स्पीकर वहां पे रह रहे हैं तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुए। तो क्या महाराष्ट्र में अगर कोई डिस्प्यूट होता है इस तरह का और वो इस एक्ट से गवर्न होगा तो क्या उस सिचुएशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के डेफिनेशन में इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा? ये बात मेरे नहीं समझ में आती कि इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने क्यों नहीं पढ़ा, या पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है और समझा है तो फिर दूसरी वजह उसकी समझ में आती है। उसकी मैं मिसाल दूंगा, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, हाँ लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, और ज्यादा पढ़ने की वजह भी ये समझ में आती है। उसकी एक मिसाल दूं कि अभी आगरा में 3-4 दिन पहले जो श्री कुमार जी ने जो वर्ड यूज किया मोदी साहब की एक रैली हुई, उसमें उन्होंने एक जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि साहब संगीत सोम और वो जो 2 एमएलए थे उनको उन्होंने वहां बहुत उनकी हार फूल और माला चढ़ाई। क्यों साहब, ऐसा क्या किया है संगीत सोम और उन्होंने? उनके लिए तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनके ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनका चालान हुआ, वो जेल में रहे, आज भी उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, बता रहे 600 पेज की चार्जशीट फाइल भी फेसबुक पे और अदर जो वो थे वेब वर्जन्स जो और होते हैं सोशल मीडिया के, उसके ऊपर इन लोगों ने जिस तरह के फोटोग्राफ्स और वो लगाए, उस सिचुएशन में इन लोगों ने उनको, जब आप वहां पे उनको ऑनर कर रहे थे तो आपके माइंड में कहीं पे था कि साहब हम जब तक इन लोगों का साथ लेकर के नहीं चलेंगे ना हम सरकार बना पाएंगे न लोगों को टेरोराइज कर पाएंगे, और चूंकि हमको इन लोगों को अपने साथ लेना है इसीलिए इस एक्ट को हमें अपोज करना है, इसलिए कि जैसे ही इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा सबसे पहले वही लोग इसके दायरे के अंदर लाए जाएंगे और वही सबसे पहले इसमें पकड़े जाएंगे। तो इनको डर वहां है, डर इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन होने से इस वजह से हो रहा है कि साहब हमारा, क्योंकि सारा जो जितना भी क्राइम इस तरह का कम्युनल वायलेंस वाला हो रहा है, मुझसे ज्यादा बुजुर्ग लोग सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग सबको तजुर्बा है कि जब भी कहीं कुछ होता है तो साहब विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है, बजरंग दल का नाम आता है, आरएसएस का नाम आता है। अच्छा, अब जब नाम आ जाता है वो आदमी पकड़ लिया जाता है तो फौरन इधर से आता है कि साहब इस आदमी ने तो पिछले 1 साल पहले हमारे यहाँ से रिजाइन कर दिया था, 2 साल पहले ये चला गया था, इसने कभी हमारे यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया, इसने रिजिग्नेशन दे दिया था, या इसको हमने निकाल बाहर कर दिया था। जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक वो इनका मेंबर रहता है। अब वो सब लोग इसके नेट के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए इस बिल की मुखालफत इतनी ज्यादा हो रही है। एक एस्पेक्ट और तीस्ता जी ने रखा था
कि कंपनसेशन जो इस एक्ट के तहत दिया जाएगा वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी हो जाए, मैं कहता हूं पूरे एक्ट को आप रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, लेकिन कम से कम उस चीज को तो आप सामने लेके आइए। कम से कम अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फायदा ये होगा कि तब लोगों को समझ में आएगा कि नहीं अब इस पूरे एक्ट की जरूरत है। आज पोजीशन क्या है कि अगर कहीं कम्युनल राइट होता है तो अगर सरकार 10,000, 20,000 या 5 लाख या 2 लाख का अगर कुछ टुकड़ा दे देती है, उसके अलावा डायरेक्ट कोई कंपनसेशन पाने का तरीका उस विक्टिम के पास नहीं है। और एक तरीका जो है उसके बारे में न विक्टिम को पता है, न इवन जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी उसको भी पता है। वो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, वो एक स्कीम है कि जिसमें अगर कहीं कम्युनल राइट होता है या कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई बड़ा वोल्केनो या कुछ इस टाइप के अगर वो, तो उस सिचुएशन में वो जो विक्टिम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ डायरेक्टली एक एफिडेविट जाकर के देगा कि साहब हमको ये नुकसान हुआ है, और डीएम उसको असेस करके उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली डीएम को आपको देना पड़ेगा और डीएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। जब यहाँ कुछ केसेस हुए, इत्तेफाक ऐसा पड़ा उन केसेस को करने का यहाँ और उत्तरांचल दोनों जगह, तो पता ये चला कि दोनों जगह किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। इवन सरकार के पास, सरकार के जो बड़े लोग थे उनके पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कंपनसेशन बांटने के लिए रिकमेंड करने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे। जब अब सवाल यह है कि अगर जब वही नहीं पता तो नेचुरली ऐसी सिचुएशन में इन सब एक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं उनको इस्तेमाल करके अगर कंपनसेशन दिलाने की बात होती है या और जो चीजें उभर के सामने आ रही हैं, तो ये मेरा personally as well as on behalf of entire organizations who are participating in this program, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड है कि इस बिल को इमीडिएटली पार्लियामेंट में इसी सेशन में पास करें। थैंक यू। धन्यवाद फरमान भाई। मैं आप साथियों को यह बता दूं कि इसके बाद प्रोफेसर अली जावेद साहब रखेंगे अपनी बात 1984 के सबक के जरिए सांप्रदायिक जो पूरी तस्वीर है उसको समेटते हुए एक राष्ट्रीय फलक पर, और उसके बाद 15 मिनट का टी ब्रेक होगा। और इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हमारे दो अति सम्मानित लोग कर रहे हैं, कॉमरेड जियाउल हक और श्री रवि किरण जैन साहब। टी ब्रेक के बाद उन्हें अपनी भविष्य की रणनीति पे बात रखेंगे और उस वक्तव्य की शुरुआत हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमेश नाथ शर्मा जी के जरिए होगा। मैं अली जावेद साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस सम्मेलन के सह आयोजक। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर तौर पे कुछ बातों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। जहां तक इस बिल को लेकर के कानूनी पहलू हैं उनका जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं इस एस्पेक्ट पे हमारे दोस्त फरमान साहब, काजमी साहब हैं, उमेश भाई हैं, रवि किरण जैन जी हैं और दूसरे जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं वो इस पर गौर करेंगे। बहुत ही आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो मैं यही कह सकता हूं कि उनका जो फर्ज है वो अहले अदालत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। एक अदबी अंजुमन, एक साहित्यिक संगठन के तौर पर मैं आपके सामने कुछ बातें जो शेयर आपके साथ करना चाहूंगा वो ये कि मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि आजादी के बाद अभी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया और भारतीय संविधान में जिस वी द पीपुल ऑफ इंडिया उसकी जब बात की गई तो वहां से वी जो है आज हम कहां पहुंच गए हैं। आज वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम एक भारतीय नागरिक रह गए हैं या हमें किस तरह से सिस्टमेटिकली बुनियादी खानों में एक वोट बैंक के तौर पर जो है विभाजित कर दिया गया है। आज
हम हिंदुस्तानी शहरी हैं या अली जावेद जो है मुसलमान, रवि किरण जैन उनकी अलग एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, कोई और उसकी अलग रिलीजियस आइडेंटिटी है। इस तरह से मुख्तलिफ खानों में तब्दील करके अलग अलग लोगों के जो है कास्ट लाइन पे, कम्युनल लाइन पे जिस तरह से तब्दील करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि नेहरू जी के बाद किसी बड़े राष्ट्रीय नेता में इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं थी कि वो खड़े होकर के ये कह सके कि हम सियासत में किसी तरह